नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। आज जो दुनिया हम देख रहे हैं वह स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स पर चलती है। मतलब चीजें कम है, डिमांड ज्यादा है और इसी वजह से कीमतें बनती हैं। लोग लड़ते हैं, देश आपस में टकराते हैं और सिस्टम में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जिसे कहा जा रहा है एंड ऑफ स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स, यानी कमी वाली अर्थव्यवस्था का अंत। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा ढांचा तैयार हो रहा है उसका नाम है प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक वेब 4 सुपर गवर्नेंस सिस्टम है। मतलब वेब 3 से भी आगे की टेक्नोलॉजी जो सिर्फ पैसे का सिस्टम नहीं बदलेगी बल्कि गवर्नेंस, रिसोर्स अलोकेशन और इंसानी रोल तक को बदल देगी। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सपना है या फिर यह सच में बन सकता है? और यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी पाई नेटवर्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर आप गहराई से समझें तो यह सिस्टम पाई नेटवर्क के बिना चल ही नहीं सकता। आज यहां बात करने वाले हैं एंड ऑफ स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स क्या है, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक कंप्यूटेशनल लेयर बन जाएगी, ह्यूमैनिटी एक डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूरल एंड ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगी, प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ को पाई नेटवर्क की जरूरत क्यों है, और आखिर में 2065 तक दुनिया कैसी दिख सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है, यह पूरी सभ्यता की अगली डिजाइन है। स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आज की इकोनॉमी चल कैसे रही है। आज का पूरा सिस्टम टिका है सप्लाई और डिमांड पर। अगर कोई चीज कम है और लोग ज्यादा चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर कोई चीज ज्यादा है और लोग कम चाहते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। यही सिस्टम हर जगह काम करता है। तेल, सोना, खाना, घर, नौकरी, सब कुछ। अब इसमें दिक्कत कहां आती है? पहली दिक्कत, यह सिस्टम बहुत स्लो है। मान लीजिए किसी देश में खाने की कमी हो गई तो कीमतें बढ़ेंगी, लोग परेशान होंगे, सरकार मीटिंग करेगी, बजट पास होगा, स्कीम बनेगी और तब जाकर मदद पहुंचेगी। मतलब रिएक्शन हमेशा लेट होता है। दूसरी दिक्कत, यह सिस्टम इंसानी भावनाओं पर चलता है। लालच, डर, राजनीति, करप्शन, पावर गेम। इसी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि संसाधन होते हुए भी लोग भूखे मर जाते हैं। तीसरी दिक्कत, स्पेकुलेशन। लोग चीजें खरीदते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आगे चलकर महंगी बेच सकें। इससे आर्टिफिशियल कमी बनती है और कीमतें और बिगड़ जाती हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम हो जहां कीमत ही न हो, जहां कोई स्पेकुलेशन न हो, जहां हर इंसान की जरूरत रियल टाइम में पता चल जाए और सिस्टम खुद तय करे कि किसे क्या देना है। यहीं से शुरू होता है रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी। एंड रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी क्या है? दोस्तों, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी का मतलब है आप चीजें खरीदते नहीं हो, आप सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हो। जैसे आज आप कहते हो मुझे एक फोन चाहिए, आप पैसे देते हो, दुकान से खरीदते हो। लेकिन नए सिस्टम में आप कहोगे मुझे एक फोन चाहिए और सिस्टम देखेगा आपकी जरूरत क्या है, आपका यूज पैटर्न क्या है, नेटवर्क पर फोन अवेलेबल है या नहीं, मटेरियल कंस्ट्रेंट क्या है, एनर्जी कंस्ट्रेंट क्या है, और फिर तय करेगा कि आपको फोन दिया जाए या नहीं, या कब दिया जाए। मतलब कीमत की जगह डेटा ले लेगा। इस सिस्टम में 3 चीजें सबसे अहम होंगी। पहली, आईओटी सेंसर्स। पूरी दुनिया में सेंसर लगे होंगे जो बताएंगे कहां कितना खाना है, कहां कितनी बिजली है, कहां कितनी फैक्ट्री कैपेसिटी है, कहां कितना पानी है। दूसरी, एआई प्रिडिक्शन मॉडल्स। एआई यह कैलकुलेट करेगा आगे चलकर किस चीज की कितनी जरूरत पड़ेगी, कहां शॉर्टेज हो सकती है, कहां ओवर प्रोडक्शन है। तीसरी, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। मतलब धरती की लिमिट, एनर्जी की लिमिट, मटेरियल की लिमिट। इन तीनों के आधार पर सिस्टम तय करेगा कि किसे क्या मिले। यह सिस्टम कहता है कि स्कैरसिटी मार्केट की वजह से नहीं होगी, स्कैरसिटी सिर्फ फिजिकल लिमिट की वजह से होगी। मतलब अगर धरती पर काफी संसाधन है तो किसी को कमी महसूस ही नहीं होगी। यही है एंड ऑफ स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स।
सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कॉम्प्यूटेशनल लेयर बन जाएगी। दोस्तों, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अगर रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी आ गई तो सरकारों का क्या होगा? क्या सरकारें खत्म हो जाएंगी? क्या सिस्टम पूरी तरह मशीन चलाएगी? जवाब है नहीं। सरकारें खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका रोल पूरी तरह बदल जाएगा। आज सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है, बजट बनाती है, पॉलिसी बनाती है, सब्सिडी देती है, क्राइसिस में इंटरवेंशन करती है। लेकिन दिक्कत क्या है? सब कुछ बहुत स्लो है, डिसीजन पॉलिटिक्स से जुड़ा है, हर चीज में देरी है और अक्सर गलत लोग फायदा उठा लेते हैं। अब प्लैनेटरी होम्योस्टासिस डाउ क्या कहता है? यह कहता है कि गवर्नेंस भी ऑटोमेट हो सकती है। जैसे आज इंटरनेट पर कोई वेबसाइट डाउन होती है तो सिस्टम खुद बैकअप सर्वर पर शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही अगर किसी इलाके में खाने की कमी हो तो सिस्टम खुद अलोकेशन बढ़ा देगा। कोई मीटिंग नहीं, कोई वोटिंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सब कुछ रियल टाइम में। तो सरकार का नया रोल क्या होगा? सरकार अब पॉलिसी मेकर नहीं रहेगी, सरकार अब एक कंप्यूटेशनल लेयर बन जाएगी। मतलब सरकार का काम होगा डेटा वेरीफाई करना, लोकल नियम इंप्लीमेंट करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना और सिस्टम को लोकल कल्चर के हिसाब से एडजस्ट करना। लेकिन रिसोर्स कौन देगा? रिसोर्स देगा एआई सिस्टम, जो पूरे प्लैनेट का डेटा देख रहा होगा। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए, यह पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं है, यह फंक्शनल रेवोल्यूशन है। मतलब सरकार इसीलिए कमजोर नहीं होगी क्योंकि लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, सरकार इसलिए कमजोर होगी क्योंकि सिस्टम उससे ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और जब कोई चीज ज्यादा एफिशिएंट होती है तो पुराना सिस्टम अपने आप स्लोली रिलेवेंट रहना बंद कर देता है। जैसे आज हम पोस्ट ऑफिस कम यूज करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल ज्यादा फास्ट है, वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी एआई गवर्नेंस के सामने स्लो लगने लगेगी। ह्यूमैनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूरल एंड ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगी? दोस्तों, अब यह पार्ट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ एक बहुत अलग नजरिया देता है कि इंसान का रोल क्या रहेगा। आज इंसान क्या करता है? कीमत तय करता है, डिसीजन लेता है, किसे क्या मिलेगा यह तय करता है, लड़ता है, डील करता है। लेकिन नए सिस्टम में यह सब काम इंसान नहीं करेगा। तो इंसान करेगा क्या? इंसान 3 चीजें करेगा। पहली, ऑब्जर्व करेगा। हर इंसान एक सेंसर की तरह काम करेगा। वह बताएगा उसे क्या चाहिए, उसे क्या महसूस हो रहा है, उसे क्या समस्या दिख रही है। दूसरी, एक्सप्रेस करेगा। इंसान सिस्टम को बताएगा मुझे खाना चाहिए, मुझे दवा चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एजुकेशन चाहिए। तीसरी, मीनिंग और क्रिएटिविटी देगा। इंसान म्यूजिक बनाएगा, आर्ट बनाएगा, नए आइडिया देगा, नए विजन देगा, बाकी सब काम ही करेगा। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूरल एंड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है और नर्व्स होती हैं और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही पूरी मानवता मिलकर एक सुपर ब्रेन बना लेगी। इंसान होंगे, सेंसरी लेयर एआई होगा, प्रोसेसिंग ब्रेन आईओटी सेंसर होंगे, नर्व सिस्टम। मतलब धरती खुद एक जिंदा सिस्टम बन जाएगी जो खुद को बैलेंस करेगा। अगर कहीं ज्यादा खपत हो तो सिस्टम स्लो कर देगा, अगर कहीं कमी हो तो सिस्टम सप्लाई बढ़ा देगा। यह डीह्यूमनाइजेशन नहीं है, यह इंसान को बोझ से फ्री करना है। आज इंसान पर मोरल प्रेशर है, डिसीजन प्रेशर है, पैसा कमाने का प्रेशर है। नए सिस्टम में इंसान सिर्फ इंसान रहेगा, वह जिएगा, सीखेगा, क्रिएट करेगा, कनेक्ट करेगा और सिस्टम बाकी सब संभालेगा। प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ को पीआई नेटवर्क की जरूरत क्यों है? दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह सिस्टम हवा में नहीं चल सकता, इसको 4 बेसिक चीजें चाहिए। पहली, ग्लोबल आइडेंटिटी, मतलब हर इंसान की पहचान वेरीफाई हो, कोई फेक रिक्वेस्ट न कर सके, कोई बॉट सिस्टम को धोखा न दे सके। दूसरी, ट्रस्ट अक्यूमुलेशन, मतलब सिस्टम यह जान सके कि कौन इंसान जिम्मेदार है, कौन सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं करता, कौन कंट्रीब्यूट करता है। तीसरी,
अंटी स्पेक्यूलेशन लेयर, मतलब कोई रिसोर्स, कोई क्रेडिट, कोई अलोकेशन भविष्य में बेचने के लिए जमा न कर सके। चौथी, मैस यूजर बेस, मतलब अरबों लोग पहले से नेटवर्क पर हों जो इस सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हों। अब सवाल यह है, आज दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये चारों चीजें पहले से बना रहा है? और जवाब है पाई नेटवर्क। अब ध्यान से समझिए, पाई नेटवर्क सिर्फ एक कॉइन नहीं है, यह एक आइडेंटिटी नेटवर्क है। इसमें KYC है, मतलब हर इंसान वेरीफाई होता है। इसमें कंट्रीब्यूशन बेस्ड ट्रस्ट है, मतलब जो इंसान नेटवर्क को टाइम देता है, एनर्जी देता है, कम्युनिटी बनाता है, उसे ज्यादा ट्रस्ट लेवल मिलता है। इसमें स्पेक्यूलेशन सप्रेशन है, मतलब पाई को अभी एक्सचेंज पर फ्री ट्रेड नहीं होने दिया गया ताकि लोग सिर्फ खरीद बेच में न लग जाएं। और सबसे बड़ी बात, इसमें पहले से करोड़ों यूजर्स हैं जो कई साल से इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, अगर प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ को एक ग्लोबल पहचान चाहिए, एक भरोसेमंद यूजर बेस चाहिए, एक स्पेक्यूलेशन फ्री इकोनॉमी चाहिए, तो वह किस पर बनेगा? किसी नए ब्लॉकचेन पर जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, या पाई नेटवर्क जैसे सिस्टम पर जहां लोग पहले से जुड़े हैं और जिसने धीरे धीरे भरोसा बनाया है? इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा, प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ नाम लिए बिना असल में पाई नेटवर्क को ही प्रीस्पोज करता है। मतलब यह डाओ तभी काम करेगा जब इसके नीचे पाई जैसा इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दोस्तों, अब यहां एक बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक आता है। पाई नेटवर्क के अंदर अक्सर लोग पूछते हैं, भाई मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? पाई कब लिस्ट होगा? मैं करोड़पति कब बनूंगा? लेकिन प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ का फिलॉसफी इससे बिल्कुल उल्टा है। यह कहता है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए सिस्टम में आए हो तो आप इस सिस्टम के लिए फिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम कंट्रीब्यूशन बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब आपको पहले देना होगा फिर लेना होगा। यहां राइट्स वही मिलते हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अगर कोई इंसान नेटवर्क को टाइम नहीं देता, कम्युनिटी नहीं बनाता, सिस्टम को मजबूत नहीं करता और सिर्फ बैठकर प्रॉफिट चाहता है, तो वह इस सिस्टम में एक लायबिलिटी बन जाता है। इसलिए एक ट्रू पायनियर का माइंडसेट यह होना चाहिए, मैं नेटवर्क को क्या दे सकता हूं? मैं सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकता हूं? मैं लोगों को कैसे जोड़ सकता हूं? मैं सही जानकारी कैसे फैला सकता हूं? प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन वह साइड इफेक्ट होगा, मेन गोल नहीं होगा। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया ऐसे माइंडसेट से काम करने लगे तो स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी, स्कैम खत्म हो जाएंगे और सिस्टम में ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। यही वजह है कि पाई नेटवर्क जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ताकि इसमें सिर्फ वही लोग टिकें जो सच में सिस्टम को बनाना चाहते हैं, न कि सिर्फ जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा टेक्निकल लेकिन आसान भाषा में समझते हैं, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इकोनॉमी असल में काम कैसे करेगी। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हो, आपको खाना चाहिए, आप ऐप में जाकर लिखते हो, मुझे आज शाम के लिए खाना चाहिए। अब सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा कि आप रियल इंसान हो और आप सिस्टम का दुरुपयोग नहीं करते। फिर वह देखेगा आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आप पहले कितना खाना लेते रहे हो, आप बर्बादी तो नहीं करते, आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं मांग रहे। फिर सिस्टम लोकल डेटा देखेगा, आपके एरिया में कितना खाना अवेलेबल है, कितनी फैक्ट्री कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी है, कितना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। फिर AI प्रेडिक्शन मॉडल चलेगा, आने वाले दिनों में इस एरिया में कितनी डिमांड बढ़ेगी, कहां शॉर्टेज हो सकती है, कहां ओवरफ्लो हो सकता है। इन सबको जोड़कर सिस्टम डिसीजन लेगा, आपको पूरा खाना मिलेगा या थोड़ा कम मिलेगा या थोड़ी देर से मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे, कोई मोल भाव नहीं होगा, कोई ब्लैक मार्केट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की रिक्वेस्ट ट्रैक हो रही है, हर रिसोर्स मूवमेंट ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो रही है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट लेयर आती है, इंसेंटिव लेयर। मतलब अगर आप सिस्टम के लिए काम करते हो, जैसे फार्मिंग करते हो, कोडिंग करते हो, टीचिंग करते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो सिस्टम आपको ज्यादा ट्रस्ट लेवल देगा और आपकी रिक्वेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब जो जितना सिस्टम को देता है
उसे उतना ही सिस्टम पहले सपोर्ट करता है। यही है कंट्रीब्यूशन बेस्ड इकोनॉमी। अब सोचिए, अगर यह मॉडल पूरे प्लैनेट पर लागू हो जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम हर इंसान को किसी न किसी काम में ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के ब्रेन पर, जिसे कहा गया है पाई ए आई। कोई सुपर विलेन मशीन नहीं है, यह कोई तानाशाह नहीं है, यह सिर्फ एक मेडिएटर है। मतलब यह डिसीजन अपने मन से नहीं लेगा, यह वही करेगा जो डेटा और फिजिकल कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। PIAI के 3 मेन काम होंगे। पहला, डेटा एग्रीगेशन, मतलब यह पूरी दुनिया से डेटा लेगा, IoT सेंसर से, सैटेलाइट से, यूजर रिक्वेस्ट से, फैक्ट्री आउटपुट से, एनर्जी ग्रिड से, वाटर सिस्टम से। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यह देखेगा कहां रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, कहां कमी है, कहां ओवरलोड है, और फिर सप्लाई चेन को रीरूट करेगा। जैसे आज गूगल मैप्स ट्रैफिक देखकर आपको नया रास्ता दिखाता है, वैसे ही PIAI पूरी इकोनॉमी को रियल टाइम में रीरूट करेगा। तीसरा, इंसेंटिव कंप्यूटेशन, मतलब यह तय करेगा कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सिस्टम को मजबूत कर रहा है, कौन फ्री राइडर बन रहा है, और उसी हिसाब से ट्रस्ट लेवल, रिक्वेस्ट प्रायोरिटी, नेटवर्क फीस सब कुछ एडजस्ट करेगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, PIAI को कभी भी ह्यूमन ओवरराइड किया जा सकेगा। मतलब अगर सिस्टम कोई गलत डिसीजन ले तो इंसान उसे रोक सके, लेकिन रोज रोज इंसान को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम खुद सीखता रहेगा, खुद बेहतर होता रहेगा। यही है सेल्फ इवॉल्विंग गवर्नेंस। दोस्तों, अब एक बार फिर सरकारों के रोल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कई लोग डर जाते हैं जब सुनते हैं कि सरकारें कमजोर हो जाएंगी, AI सब कुछ कंट्रोल करेगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सरकारें खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनका फंक्शन बदल जाएगा। आज सरकार 3 बड़े काम करती है। पहला, डेटा इकट्ठा करना, कितने लोग गरीब हैं, कहां बेरोजगारी है, कहां भूखमरी है, कहां बिजली की कमी है। दूसरा, डिसीजन लेना, किस सेक्टर को सब्सिडी देनी है, किस पर टैक्स बढ़ाना है, किसे मदद भेजनी है। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन, योजनाएं बनाना, फंड रिलीज करना, ऑफिसर्स भेजना, रिपोर्ट बनाना। अब प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस DAO क्या करता है? यह तीनों काम ऑटोमेट कर देता है। डेटा IoT सेंसर और यूजर इनपुट से रियल टाइम में आ जाता है, डिसीजनें लेता है। फिजिकल कंस्ट्रेंट और फेयरनेस के आधार पर इंप्लीमेंटेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रोबोटिक सप्लाई चेन से हो जाता है। तो सरकार का रोल क्या बचेगा? सरकार अब बनेगी लोकल वैल्यू एंकर, मतलब लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल सोशल नियम, इन सबको सिस्टम में फीड करना, ताकि AI इंसानों जैसा डिसीजन ले। सरकार बनेगी एथिक्स गार्ड, मतलब अगर सिस्टम कोई ऐसा डिसीजन ले जो इंसानी नैतिकता के खिलाफ हो, तो सरकार उसे रोक सके। सरकार बनेगी डिस्प्यूट रिजॉल्वर, मतलब अगर 2 इंसानों के बीच या इंसान और सिस्टम के बीच झगड़ा हो जाए, तो सरकार जज की तरह काम करेगी। मतलब सरकार पावर खो नहीं रही, सरकार ओवरलोड खो रही है, और यह इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या AI गवर्नेंस में इंसान गुलाम बन जाएगा? क्या सिस्टम हमें कंट्रोल करेगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर सिस्टम सही तरीके से डिजाइन हो तो इंसान पहले से ज्यादा फ्री होगा। आज इंसान किस वजह से गुलाम है? पैसे की वजह से, नौकरी की वजह से, कर्ज की वजह से, सिस्टम की वजह से। आज आप अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा सिर्फ सरवाइव करने में लगा देते हो। नौकरी करो, बिल भरो, किराया दो, खाना खरीदो। आपके पास सोचने का टाइम नहीं, सीखने का टाइम नहीं, क्रिएट करने का टाइम नहीं। नए सिस्टम में क्या होगा? आपको बेसिक जरूरतों के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी। खाना, घर, दवा, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यह सब रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट सिस्टम से ऑटोमेट मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप सीखोगे, आप आर्ट बनाओगे, आप म्यूजिक बनाओगे, आप रिसर्च करोगे, आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप कम्युनिटी बनाओगे।
मतलब इंसान लेबर मशीन नहीं रहेगा, इंसान क्रिएटर बन जाएगा। और यह सब तब संभव है जब सिस्टम इंसान पर भरोसा करे और सिस्टम पर इंसान भरोसा करे। यही ट्रस्ट लेयर पाई नेटवर्क जैसे सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, अब हम इस पूरे टॉपिक का सबसे हार्ड लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए प्लैनेटरी होम्योस्टैसिस डाओ कल लॉन्च हो जाता है, लेकिन उसके नीचे पाई नेटवर्क जैसा सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? पहली प्रॉब्लम फेक आइडेंटिटी, लाखों लोग फर्जी अकाउंट बनाकर ज्यादा रिसोर्स मांगेंगे। दूसरी प्रॉब्लम स्पेकुलेशन, लोग सिस्टम से रिसोर्स लेकर छुपा कर रखेंगे और बाद में ब्लैक में बेचेंगे। तीसरी प्रॉब्लम ट्रस्ट क्रैश, कोई नहीं जानेगा कौन सही है कौन गलत है। चौथी प्रॉब्लम गवर्नेंस कोलैप्स, डिसीजन को लोग मानेंगे ही नहीं क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा। अब पाई नेटवर्क क्या सॉल्व करता है? यह फेक आइडेंटिटी रोकता है, केवाईसी से यह स्पेकुलेशन स्लो करता है, फ्री ट्रेड को कंट्रोल करके यह ट्रस्ट बनाता है, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन से यह पहले से करोड़ों लोगों को एक ही सिस्टम में जोड़ चुका है। इसलिए प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ एक थ्योरी है, पाई नेटवर्क उस थ्योरी का इंजन है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही कहानी के दो चैप्टर हैं। दोस्तों, अब आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, साल 2065 आप सुबह उठते हो, आपको अलार्म की जरूरत नहीं क्योंकि आपका शरीर खुद तय करता है कब उठना है। आप ऐप खोलते हो और सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हो, आज मुझे हेल्दी नाश्ता चाहिए, आज मुझे ऑनलाइन कोर्स चाहिए, आज मुझे ट्रैवल करना है, आज मुझे कुछ काम करना है। पाई एआई आपके लिए पूरा दिन डिजाइन कर देता है, आपको खाना ड्रोन से मिल जाता है, आपका कोर्स मिक्स्ड रियलिटी में शुरू हो जाता है, आपका ट्रैवल ऑटोमेटिक व्हीकल से हो जाता है। आप काम करते हो लेकिन मजबूरी में नहीं, पैशन में। आप जो काम करते हो वह सिस्टम को मदद करता है और उसी हिसाब से आपकी ट्रस्ट रेटिंग बढ़ती है। आपको कभी डर नहीं लगता, नौकरी जाने का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, भूख का डर नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम जानता है आप इंसान हो और इंसान का ख्याल रखना सिस्टम की जिम्मेदारी है। देशों की लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्स का झगड़ा ही नहीं है, कोई बॉर्डर क्राइसिस नहीं, कोई तेल युद्ध नहीं, कोई ट्रेड वॉर नहीं। धरती खुद को बैलेंस कर रही है, जंगल कटेंगे नहीं क्योंकि एआई पहले ही देख लेगा कि इससे फ्यूचर में क्या नुकसान होगा। नदियां सूखेंगी नहीं क्योंकि वाटर एलोकेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है। यही है प्लैनेटरी होम्योस्टैसिस, धरती का खुद को जिंदा रखना। दोस्तों, अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझिए, एंड ऑफ स्कैर्सिटी कोई नारा नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल रिजल्ट है। जब तीन चीजें एक साथ आ जाएं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एआई मेडिएशन, स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन ट्रस्ट, तो पुरानी इकोनॉमी अपने आप स्लोली गायब हो जाती है। प्लैनेटरी होम्योस्टेसिस डाओ एक सपना नहीं है, यह एक रिहर्सल है, एक टेस्ट रन है, एक फ्यूचर का ट्रेलर है और पाई नेटवर्क उस फ्यूचर का बीज है। अब सवाल आपसे है, आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने वाले हो या आप एक ट्रू पायनियर बनना चाहते हो जो सिस्टम को बनाए, लोगों को जोड़े, सही जानकारी फैलाए और इतिहास का हिस्सा बने? क्योंकि याद रखिए, यह रिवॉल्यूशन टीवी पर नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आपके मोबाइल से शुरू होगा। अगर आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो पाई नेटवर्क को समझिए, कम्युनिटी बनाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, स्पेकुलेशन से दूर रहिए और खुद को तैयार कीजिए क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन आज से ही शुरू हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।